मेरे साथ मिलकर हाथ उठाकर तालियों की गूंज में इस्तकबाल कीजिएगा। पाकिस्तान की आन है आप। मैं यहां से बोलूंगा, आप रिपीट करेंगे, सब मिलके बुलाएंगे इमरान खान को। पाकिस्तान की आन है आप, पाकिस्तान की शान है आप, पाकिस्तान की जान है आप, इम्पोर्टेंट हुकूमत के लिए तूफान है आप, पाकिस्तान के कप्तान है आप, पाकिस्तान की पहचान है आप, पाकिस्तान के खान है आप, वज़ीर आज़म इमरान खान है आप। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, मैं सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि उसने आपके दिलों में डाला कि हर किस्म की रुकावट के बावजूद आप इतनी तादाद में आज मीनार पाकिस्तान यहां आए और मुझे सुनने आए। और इंशाअल्लाह आज जो मैं आपसे बातें करूंगा, मैं आपको यह बताऊंगा कि हमने अपने मुल्क को किस तरह इस दलदल से निकालना है, जिस दलदल में एक साजिश के तहत हमारी हुकूमत गिराई गई और इस मुल्क के बड़े बड़े जुराइम पेशा लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। तो मैं आज आपको अपना प्रोग्राम दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे पाकिस्तानियों, एक चीज तो वाज़ेह हो गई, जो भी आज पावर में बैठे हैं उनको आज एक पैगाम जाना चाहिए कि लोगों का जुनून रुकावटों से नहीं रुक सकता, कंटेनर्स नहीं रोक सकते। एक अंग्रेजी में एक मुहावरा है कि नो फोर्स, नो आर्मी कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। कि जब अल्लाह लोगों के दिलों में एक सोच डाल देता है तो कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती। आप कंटेनर्स रखें, 2000 हमारे कारकुनों को आपने छापे मार के जेलों में डाल दिया, ये जलसा फेल करने के लिए। रास्ते में कंटेनर्स रख दिए। लेकिन जब अल्लाह लोगों के दिलों में एक सोच डाल देता है, कोई कंटेनर, कोई पुलिस, कोई रेंजर, कोई नहीं रोक सकता उनको। और ये कौम, मैं अल्लाह का खास शुक्र इसलिए भी अदा करता हूं कि मैं अल्लाह से दुआ करता था कि अल्लाह, मैं बाहर की दुनिया में इतना टाइम गुजारा, वो जिंदा कौमें मैंने देखी थी, मैंने लोगों को जुल्म के सामने खड़े होते देखा है, नाइंसाफी के सामने। मैंने बाहर के लोगों को अमर बिल मारूफ पे चलते देखा है, बुराई के खिलाफ खड़े हुए हैं, अच्छाई के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन मैं अपनी कौम में ये नहीं देखता था
मैं अपनी कौम को अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि हर किस्म का जुल्म बर्दाश्त करते देखा, और जब एक कौम जुल्म के सामने नहीं खड़ी होती, मेरे पाकिस्तानियों, वो गुलाम बन जाते हैं। और गुलामों की कोई हैसियत नहीं दुनिया में। मौलाना रूमी ने जिस तरह कहा कि जब मेरे अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं, क्यों चूंटियों की तरह रींग रहे हो? क्योंकि गुलाम रींगते हैं, आजाद इंसान ऊपर जाते हैं। इलामा इकबाल, शायद ही मुसलमान दुनिया में इस तरह का ज़हन आया हो। उनकी शायरी, उनका फलसफा, गौर से उसको अगर आप पढ़ेंगे तो एक बार बार पैगाम वो देते हैं। हिंदुस्तान के गुलामी के अंदर पिसे हुए मुसलमानों को जगा रहे थे। उनको, मुसलमानों को याद करा रहे थे कि एक वक्त तुमने दुनिया की इमामत की थी और आज तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। जगा रहे थे उनको। सारा वक्त मुसलमानों को समझा रहे थे कि सिर्फ आजाद इंसानों की हैसियत होती है। तो पाकिस्तानियों, हम जो 23 मार्च बनाते हैं, हम 14 अगस्त बनाते हैं, लेकिन क्या हमें समझ है कि आजादी के लिए क्यों दुनिया तरसती है? क्यों आजादी? कई गुलाम भी बड़े खुशहाल होते हैं। कई मुल्कों के ऊपर दूसरे मुल्कों ने कब्जा किया तो वहां इतनी गुर्बत भी नहीं हुई, वो मुल्क के बेहतर भी चल पड़े। हांगकांग, एक मैं मिसाल देता हूं, हांगकांग गुलामी के अंदर उनके माशी हालात तो अच्छे थे, लेकिन पाकिस्तानियों सुन लो, जब से अल्लाह ने दुनिया बनाई है, हमेशा इंसान आजादी चाहता है। वो क्यों चाहता है? क्योंकि सिर्फ आजाद इंसानों की परवाज है। कभी आज तक सुना है कि किसी गुलाम इंसान ने, गुलाम ज़हनियत के इंसान ने, या किसी मुल्क जो गुलाम हो, कभी सुना है कि उसने कोई बड़ा काम किया हो? कभी सुना है कि दुनिया में उनकी कोई हैसियत हो? गुलाम अच्छे गुलाम रहते हैं। गुलामों की जिंदगी में जिल्लत है। अगर इंसान जिसको अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया, सबसे अजीम मखलूक, तो अगर उसको अपने मुकाम की समझ नहीं है तो वो तो जानवर भी दुनिया में आते हैं, खाते पीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और मर जाते हैं। इंसान तो वो है जो अपना मुकाम समझता है। और इलामा इकबाल ने ये सोए हुए मुसलमानों को जगाने के लिए कुरान के अंदर से, आयतों के अंदर से उन्होंने शेर व शायरी की। बताया मुसलमानों को कि तुम्हारा मुकाम है कि तुम एक अजीम कौम थे, क्यों ऊपर गए और आज क्यों नीचे हो? तो पाकिस्तानियों, मैं जो आज आपसे खास, पहले तो अपना प्रोग्राम देने से पहले बात क्या करना चाहता हूं। देखें, हमारा जो कलमा है वो याद रखें। आप अल्लाह के सामने दावा कर रहे हैं कि मौला तेरे सिवा हम किसी के सामने नहीं झुकते। ये बड़ा दावा है। आप अपनी आजादी का दावा कर रहे हैं। आप अल्लाह के सामने एक बहुत बड़ा वादा कर रहे हैं, गवाही दे रहे हैं कि मौला मैं मर जाऊंगा लेकिन किसी की गुलामी सिवाय तेरे नहीं करूंगा। यह है ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब।
और जब मेरी नजर में मैं कोई इस्लाम का आलिम नहीं हूं, लेकिन मेरी नजर में जब एक इंसान किसी और इंसान के सामने झुकता है, जब किसी बुत की पूजा करता है, और मेरी नजर में सबसे बड़ा बुत खौफ का बुत है, जब वो खौफ की गुलामी करता है, वो इंसान जो कुरान में कहते हैं, अल्लाह कहता है कि जब इंसान गिरता है जानवरों से भी नीचे चला जाता है। तो मेरे पाकिस्तानियों, यहां 23 मार्च 1940 मेरे सबसे पाकिस्तान के अजीम लीडर कायदे आजम, उन्होंने एक बहुत बड़े ख्वाब पाकिस्तान की रेजोल्यूशन पास की थी। मेरे वालिद इकरामुल्लाह खान न्याजी इसी मिंटो पार्क में वो सुन रहे थे, और वो भी इस ख्वाब की कि जी पाकिस्तान बनेगा। हालांकि तब कोई नहीं समझता था कि हमारा पाकिस्तान बनेगा। कायदे आजम जब अभी पाकिस्तान नहीं बना था, जब कराची में पाकिस्तान बनने से 3 हफ्ते पहले जब वो कराची आते हैं, तो अपने असिस्टेंट एडमिरल एहसन को कहते हैं, ये एडमिरल एहसन अपनी डायरीज में लिखते हैं, वो कहते हैं कायदे आजम कहते कि मैं नहीं समझता था मेरी जिंदगी में पाकिस्तान बनेगा। बड़ा मुश्किल था ये मुल्क बनना, बड़ा ख्वाब था। तो आज हम अपने आप से पूछें कि क्या इस पाकिस्तान के लिए ये कुर्बानियां दी थी लाखों लोगों ने? हम जब बड़े हो रहे थे तो नहर के ऊपर जिधर हम रहते थे, वहां मेरी वालदा बताती थी कि जब पार्टीशन हुई तो जो कत्लेआम हुई बॉर्डर के ऊपर, कहती वहां औरतें आई हुई होती थी, 10-15 औरतें इकट्ठी, आदमी कितने सारे आदमी कत्ल हो गए। सारा कोई कहानी थी कि जी मेरी बेटी उठा के ले गए, बच्चे मार दिए। यानी ऐसी दर्दनाक कहानियां थी कि किस खून की कुर्बानी से यह मुल्क बना था। और वो सब आते थे कि जी एक ख्वाब लेके आए थे पाकिस्तान का। तो हमें आज मेरे पाकिस्तानियों पूछना चाहिए अपने से कि किधर हम गलत गए, क्या वजह है कि ये वो एक अजीम मुल्क नहीं बन सका। तो मैं आज आपको सबसे पहली बात ये बताता हूं, इसलिए नहीं बना कि हम कभी आजाद ही नहीं हुए। अंग्रेज तो चला गया, लेकिन जो हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो गए लोग, उन्होंने तो कभी आजाद नहीं किया पाकिस्तान को। और आजादी होती क्या है? एक तो होती है कि हिंदुस्तान से अंग्रेज चला गया, हम आजाद हो गए, पाकिस्तान बन गया। लेकिन दूसरी आजादी, और ये मैं आज आपको पहले बात करूंगा और फिर अपना प्रोग्राम दूंगा, दूसरी आजादी क्या है, जो असल आजादी है। असल आजादी आपको इंसाफ देता है। एक कौम को असल आजादी तब मिलती है जिस कौम में कानून की हुक्मरानी होती है, जिधर इंसाफ होता है। और इंसाफ का क्या मतलब? कि जिधर ताकतवर और कमजोर कानून के सामने एक बराबर, जिधर कानून कमजोर आदमी को ताकतवर से तहफ्फुज देता है। जब एक माशरे के अंदर एक मुल्क का कानून एक कमजोर को ताकतवर से तहफ्फुज देता है, वो इंसानों को आजाद कर देता है। और वो ये आजाद इंसान मुल्क को उठा देते हैं। तो जो आजादी हमें रूल ऑफ लॉ से मिलनी चाहिए थी,
कानून की हुक्मरानी से जो आजादी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? पहले मार्शल लॉ ला गया। मार्शल लॉ का मतलब यह कि आपका आइन खत्म हो गया। जो ताकतवर है वो फैसला करेगा कि कौन सा कानून पे वो चलेगा और कौन से पे नहीं चलेगा। तो मार्शल लॉ ला गया। शुरू में जी लोगों ने बड़ा कहा कि हमारे मुल्क के हालात बड़े बुरे थे, सियासतदान तो काम के नहीं थे। तो चले जी ठीक है, मार्शल लॉ ला गया, हमें खतरा था हिंदुस्तान से। उसके बाद जैसे ही पॉलिटिक्स वापस शुरू हुई, हमारी बदकिस्मती यह कि जो हमारे डेमोक्रेट्स आए उन्होंने भी कभी कानून की हुक्मरानी नहीं की। वो खुद अपने आप को कानून के ऊपर कर दिया। जब मार्शल लॉ आता था कानून खत्म, आइन खत्म। लेकिन जब हमारे लोग जो डेमोक्रेट्स अपने आप को कहते थे, उन्होंने भी कानून को नहीं चलने दिया, अपने लिए एनआरओ ले लिया। बाकियों को, चोरों को बेशक पकड़ो, लेकिन हम कानून से ऊपर है। हुक्मरानी नहीं आई पाकिस्तान में, लोग तो आजाद नहीं हुए। तो यहां जंगल का कानून रहा है। जो ताकतवर है वो जो मर्जी कमजोर के खिलाफ करे। वो कमजोर बेचारा बेबस है, क्योंकि मुल्क का कानून उसकी हिफाजत ही नहीं करता, और इसलिए लोग गुलाम रहते हैं। आज आप अपने पाकिस्तानी जो यहां से गए हैं बरतानिया, जो यूरोप गए हैं, जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर गए हैं, उन मुल्कों में जिधर हकीकी जमहूरियत है और हकीकी आजादी है, पूछे उनसे कि क्या उनके मुल्क में कब्जा ग्रुप होता है? कब्जा ग्रुप वो होता है जो ताकतवर कमजोर की जमीन पे कब्जा करता है, और कानून बेबस होता है। जिस मुल्क के अंदर ताकतवर कमजोर के ऊपर जुल्म कर सके, उनको बनाना रिपब्लिक्स कहते हैं। और जो मुल्क खुशहाल हैं, जिधर हम कोशिश करते हैं यहां से लोग वीजा लेके जाने के लिए, वहां क्या फर्क है? उधर एक लफ्ज इस्तेमाल आजकल हो रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब यह नहीं है कि इमरान खान के हाथ पीछे बांध लो और दूसरे को सारा इंतजामिया सारी उसकी मदद करे और तब इलेक्शन लड़ाओ। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब होता है कि कमजोर और ताकतवर कानून के सामने बराबर। इसलिए वो माशरे खुशहाल हैं। हमारा मसला क्या है? हमारा मसला ये है कि हमारी बदकिस्मती है। बेचारे गांव के अंदर जाओ, आदमी थाना, कचहरी, पटवारी, वो ठोकरे खाता फिरता है। इंग्लैंड के अंदर, यूरोप में क्यों नहीं थाना, कचहरी, पटवारी? वहां क्यों नहीं है? क्योंकि इंसाफ है। उधर का निजाम, आजाद मुल्क है वो लोगों को आजाद किया हुआ है, इसलिए वो खुशहाल हैं। वहां बेचारा, मैं गांव में, अब मियांवाली में जब मैं गया पहली दफा, आज से 26 साल पहले पॉलिटिक्स के लिए, तो मुझे पहली दफा समझ आई कि बेचारा क्यों गरीब आदमी जकड़ा हुआ है, कमजोर आदमी। उसके घर चोरी हो, ताकतवर चोरी करवा दे, उसी के ऊपर पर्चा कर दे पुलिस, वो बेचारा ठोकरे खाता फिर रहा है। आजकल तो मैं अदालतों में जा रहा हूं, तो मेरे ऊपर, आपको पता है या नहीं कि मेरी क्या करूं, सेंचुरी तो हो गई है मेरी, अब मैं 150 पे जा रहा हूं। 145 हो गए। वो बेचारे, अब मैं देखता हूं कि शुक्र अल्लाह ने मुझे कम से कम वकील दिए, मेरी पार्टी के वकील है जो साथ जाते हैं। वो बेचारा गरीब आदमी क्या करे? उसके ऊपर आप केस डाल दें, वो दहशतगर्दी का केस, 40 दहशतगर्दी के केस है मेरे ऊपर, 40। तो सोचे वो बेचारा गरीब आदमी, उसका मुखालिफ हो,
उसकी जमीन पे कब्जा कर रहा हूं, कुछ भी हो, उसके ऊपर केस डाल दे, वो सारी जिंदगी बेचारा तबाह हो जाता है। ये है गुलामी। सिंध में जाएं, जो सिंध के अंदर जुल्म है आप अंदाजा ही नहीं कर सकते। जो वहां के इस वक्त मुसल्लत हैं, जिसको जरदारी सिस्टम कहते हैं, कोई लोग उनके सामने बेबस हैं, मिजाल नहीं है कुछ कर सके। पुलिस थाने जाएंगे वहां डरते हैं, गुंडे पाले हुए हैं जो उनको पैसे ले लें, कुछ कर दें, डराएं धमकाएं, कोई आदमी आवाज अपनी नहीं उठा सकता जुल्म के खिलाफ। गुलाम है, कैसे कौम उठ सकती है? तो जो आज मैंने आपसे ये जो बात कर रहा हूं आजादी की, क्योंकि असल में हमारी जंग है हकीकी आजादी की, और हकीकी आजादी तब आएगी जब मुल्क में रूल ऑफ लॉ और इंसाफ होगा। जब इंसाफ होगा, लोगों के हुकूक होंगे। जब लोगों के हुकूक होंगे, जब एक मुल्क का अदालती निजाम लोगों की हकूक की हिफाजत करेगा, आपको कोई लंदन इंग्लैंड जाना नौकरियों के लिए पड़ेगा, कोई यूरोप नहीं जाना पड़ेगा नौकरियों के लिए। अल्लाह ने इस मुल्क को हर चीज दी है, हमें कोई जरूरत नहीं है कि वीजों के पीछे लाइनों में खड़े हों, फिर पैसे दे। बेचारे वो पाकिस्तानी, मैं तो खैर सब पे भी दिल रोता है, लेकिन जो पाकिस्तानी, कितने लोग हमारे डूबे हैं कि रात में वो छोटी सी किश्तियों के अंदर किसी तरह यूरोप में घुसते घुसते, हमारी बेचारी हॉकी प्लेयर वो जा रही थी कि किसी तरह वो यूरोप चली जाए, वो बेचारी डूब गई और लोगों के साथ। क्यों है? इसलिए नहीं कि पाकिस्तान में वसाइल की कमी है। मैं 3.5 साल जब प्राइम मिनिस्टर रहा हूं, मुझे खुद हैरत होगी कि अल्लाह ने इस मुल्क को क्या क्या नेमतें बख्शी हैं। लेकिन जब कानून ही नहीं है, जब इंसाफ ही नहीं है, जब जिसकी लाठी जिसकी भैंस, जब तक पर जो मर्जी करे, वो मुल्क कैसे उठ सकता है? कौन सी आप इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आएंगे उस मुल्क में जिधर इंसाफ ही नहीं है, जिधर कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट नहीं है, जिधर रूल ऑफ लॉ नहीं है? आप जो मर्जी कर लें, उस मुल्क की किस्मत तो तबाही है। इसीलिए हजरत अली ने फरमाया था कि कुफर का निजाम चल जाएगा, लेकिन जुल्म का निजाम नहीं चल सकता। सानियों, मैं एक तारीख का तालिब इल्म हूं। मैंने शुरू में जैसे मैं प्राइम मिनिस्टर बना, मैंने अपनी कौम को समझाने की कोशिश की कि मेरा जो अल्लाह है, मैंने लोगों को समझाया कि मेरा जो मौला है, उसका कुरान में कहता है कि एक इंसान उसका हबीब है, वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और वो कुरान में हमें हुक्म करता है अल्लाह कि उनकी जिंदगी से सीखो। क्यों करता है? क्योंकि दुनिया की तारीख में कभी कोई इंसान को इतनी कामयाबी नहीं मिली, दुनिया की तारीख में कोई इतना बड़ा लीडर नहीं आया जो मेरे नबी। चाइना सब ने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाई हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ाती है तो डॉलर आते हैं। हमने कभी कोशिश ही नहीं की, हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा हैं। तो अब मैं आपको बताऊं कि ये दो हमारे खसारे हैं। एक की वजह से रुपए पे प्रेशर पड़ता है, रुपया गिर जाता है, रुपया गिरता है, महंगाई होती है, महंगाई होती है, गुर्बत होती है। और दूसरी वजह से कि हम सारा वक्त, क्योंकि हम टैक्स ही कितना नहीं इकट्ठा करते, सारा वक्त हमें मसला पड़ा रहता है, हम बैंकों से और पैसे लेते हैं, उसके ऊपर सूद होता है, तो हम इधर फंसे हुए हैं। तो इसके लिए सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर एक उस तरह की सर्जरी करनी पड़ेगी,
मुल्क का गवर्नेंस सिस्टम ठीक करना पड़ेगा, उसके लिए रूल ऑफ लॉ लाना पड़ेगा, मुल्क की एनवायरनमेंट चेंज करनी पड़ेगी, जिस तरह हम गवर्नमेंट चलाते हैं बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा। और जो हमने डॉलर मंगवाने हैं मुल्क के, जरा गौर से सुने, मैं आखिर में पहुंच रहा हूं। डॉलर कैसे आएंगे? एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में तो टाइम लगेगा। एक तरीका है डॉलर लाने का, ये जरा गौर से सुन लें। और आज बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी भी सुन रहे होंगे, मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि देखिए, मैं बड़ी देर से एक ही बात कहता हूं कि सबसे बड़ा असासा पाकिस्तान का बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी है। उनके पास जो डॉलर्स पड़े हुए हैं, अगर हम अपना गवर्नेंस सिस्टम ठीक कर लें, हम अपना रूल ऑफ लॉ ठीक कर दें, हम इस मुल्क के अंदर एतमाद अपने सिस्टम में ले आए कि अगर वो अपना सरमायाकारी करते हैं पाकिस्तान में, तो हमारा जो अदलिया का निजाम है, जो हमारा गवर्नेंस सिस्टम है, वो उनके सरमाए की हिफाजत करेगा। जिस वक्त ये कर दिया, अब जरा सुने, मैं आपको फिगर्स बताता हूं। 18,000 अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं। फिर से सुन लें, पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स अमेरिका में 18,000 हैं। आपको पता है कि उनकी टोटल वेल्थ कितनी है? 18,000 पाकिस्तानियों की वर्थ कितनी है? 200 अरब डॉलर। 200 अरब डॉलर जो IMF के पास हम घुटनों के ऊपर हैं, हम 6 अरब डॉलर मांग रहे हैं। 200 अरब डॉलर 18,000 पाकिस्तानी अमेरिकन के हैं। हमारे जो 10 पाकिस्तानी अमेरिकन टॉप बिजनेसमैन हैं, सिर्फ 10, आपको पता है उनके पास उनकी वर्थ क्या है? 25 अरब डॉलर। 25 अरब डॉलर। तो 6 अरब डॉलर के पीछे हम आज IMF के पीछे हैं। आपको पता है कि इस मुल्क से सिर्फ दुबई में, यह ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है कि इस मुल्क से सिर्फ दुबई में चंद सालों में पाकिस्तानियों ने कितनी प्रॉपर्टी ली है? 10.4 अरब डॉलर। यह ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है। तो पाकिस्तानी अमीर हैं, मुल्क गरीब है। और इसके लिए हमने वो सिस्टम बनाना है। जब तक वो माहौल नहीं बनेगा जिसको एनेबलिंग एनवायरनमेंट कहते हैं, हम इनका पैसा नहीं ला सकते। ये अभी तक सिर्फ प्रॉपर्टी में पैसा लेते हैं, प्लॉट्स लेते हैं, लेकिन जब तक वो सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं करेंगे, हम इसी तरह ही घुटनों के ऊपर रहेंगे। जिस वक्त हमने अपना सिस्टम ठीक कर लिया, उन्होंने सरमायाकारी शुरू कर दी पाकिस्तान में, आप यकीन करें कि वो उनको देखते हुए सारी दुनिया से सरमायाकारी आएगा। यहां जो चाइना कैसे ऊपर गया? चाइना ने सबसे पहले अपना सिस्टम ठीक किया, उसके बाद जो बैरून मुल्क चाइनीज थे वो वापस आए, उन्होंने सरमायाकारी की। जब सरमायाकारी शुरू हुई तो वो इस तरह है कि जिस तरह शहद के ऊपर मक्खियां आती हैं, सारी दुनिया से सरमायाकार आ गया। 30 साल में चाइना किधर का किधर पहुंच गया, क्योंकि उधर लीडरशिप समझी कि जब तक हम अपने मुल्क का जो सरमायाकारी का माहौल है वो ठीक नहीं करेंगे तो सरमायाकारी नहीं आने लगी। तो पाकिस्तान में तो सरमायाकारी आती नहीं है, क्योंकि प्लॉट बेचारा ओवरसीज पाकिस्तानी लेता है, उसमें भी कब्जा हो जाता है। वो कौन फैक्ट्रियां लगाएगा यहां? तो ये मैं सबसे पहले कि हमने ओवरसीज का पाकिस्तानियों का पैसा लेना, एक प्लान बनाया हुआ है हमने, कैसे उनकी इन्वेस्टमेंट लेके आनी है। तो ये पूरा एक प्लान बनेगा कि कैसे गवर्नेंस सिस्टम ठीक करनी है। 3.5 साल में हमें पड़ी, शुरू में तो हमें समझ ही नहीं थे कि क्या हालात है। तो इंशाल्लाह एक तो वो पहले,
फिर दूसरा, हमने पाकिस्तान के अंदर लॉन्ग टर्म, मिडिल और लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एक्सपोर्ट्स, एक पूरा मुल्क को लगाएंगे एक्सपोर्ट्स के ऊपर। एक्सपोर्टर्स को वीआईपी बनाएंगे। जो मुल्क में डॉलर चीजें बेच के डॉलर लेके आएगा उनके लिए सहूलतें देंगे। हमने दी थी और इसकी वजह से हमारी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी जब हमारी गवर्नमेंट गिराई गई है। तो फिर एक्सपोर्टर्स को जब तक आप उनको वीआईपीज नहीं बनाएंगे, जिस तरह ईस्ट एशिया में बनाया था, जिस तरह इंडोनेशिया, मलेशिया, ये चाइना ने जब तक नहीं किया, एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी। हम तवज्जो नहीं दी कभी उसके ऊपर। फिर आईटी, हिंदुस्तान की 140 अरब डॉलर की आईटी एक्सपोर्ट्स है, हमने कभी तवज्जो ही नहीं दी। हमने जब दी थी तो 2 सालों में 70% हमारी आईटी की एक्सपोर्ट बढ़ गई थी। उनको हमने उठाना है क्योंकि फ्यूचर टेक्नोलॉजी का है। तीसरी चीज, टूरिज्म। पाकिस्तान के पास कभी हमने तवज्जो नहीं दी। ये मुल्क, और हमारी बदकिस्मती के 2 साल कोविड हो गया, कोरोना हो गया, उसके बाद टूरिज्म खत्म हो गई। तो इंशाल्लाह पूरा मेरा प्लान है कि इस बार इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया, कैसे टूरिज्म उठाएंगे। उसके अलावा हमने कभी तवज्जो ही नहीं दी मदनियात पे, मिनरल्स पे। वो इसलिए क्योंकि वो सूबाई सब्जेक्ट बन गया है, सूबों के पास कैपेसिटी नहीं है। तो इस वक्त पूरा जोर लगाएंगे कि कैसे हमने पाकिस्तान के, और यहां बहुत अल्लाह ने नेमतें बख्शी हैं मदनियात में, लेकिन हमने तवज्जो नहीं दी, उससे भी हम डॉलर्स पाकिस्तान में आ सकते हैं। और खास तौर पे स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री, ये हमने शुरू की थी और मुझे फख्र है कि हमारी 17 साल के बाद सबसे ज्यादा इंडस्ट्री बढ़ रही थी, जो आज फिर बंद हो गई है। तो वो उसके ऊपर, और स्मॉल और मीडियम जो छोटा इंडस्ट्री है उसके ऊपर हमने पूरा प्लान बनाया हुआ है। फिर अपनी ज़राअत की हमने सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। चाइना के साथ हमने बात कर ली थी कि कैसे हम पैदावार बढ़ा सकते हैं, और उन्होंने आना था और बदकिस्मती फिर कोरोना की वजह से 2 साल चाइना बंद हो गया। तो उसका पूरा प्लान बना हुआ है। फिर जो बड़े बड़े पीआईए, रेलवे, गवर्नमेंट कॉरपोरेशन, ये सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं पाकिस्तान में। जो हमारा जो पैसा आवाम पे खर्च होना चाहिए वो नुकसान पे चला जाता है। इनको रिस्ट्रक्चर करना है। ये भी हम आखिर में बना था लेकिन हमारी गवर्नमेंट चली गई। इसका पूरा प्लान है। और फिर कैसे हमने अपना टैक्स कलेक्शन बढ़ाना है। अब ये जरा सुन लें, इस वक्त 22 करोड़ पाकिस्तानियों में सिर्फ 25 लाख टैक्स देने वाले हैं। 22 करोड़ पाकिस्तानियों में 25 लाख टैक्स देने वाले हैं। हमने नादरा के साथ मिलकर आइडेंटिफाई किए 4 करोड़ टैक्स देने वाले। उनके हमने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके हमने पता चलवाया कि इतने ज्यादा टैक्स पेयर हैं जो पैसे नहीं देते। उनके लिए, ये मैं अब आखिर में आ रहा हूं, उसके लिए हमने पूरा प्लान बनाया हुआ था, लेकिन फिर हमारी गवर्नमेंट चली गई। लेकिन जब तक हम अपना टैक्स बेस नहीं बढ़ाएंगे, जब तक हमारा टैक्स नहीं बढ़ेगा, मुल्क आगे नहीं चल सकता। तो इंशाल्लाह उसका पूरा हमारा प्लान है। उससे मैं ये भी बता दूं कि हमने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया था अपने दौर में। और फिर मनी लॉन्ड्रिंग, ये देखें हमारी जो एलीट है मुल्क की, शायद ही किसी मुल्क में ऐसे हो कि सारी एलीट जो पैसा होता है वो बाहर भेज देती है। प्रॉपर्टीज इनकी बाहर हैं, जिस तरह मैंने दुबई में बताया, लंदन, सारी दुनिया में। तो और ये चोरी का पैसा होता है। तो जब तक हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, और ये होगा रूल ऑफ लॉ से, जितना हम अपना कानून तकड़ा करेंगे, हम इतना पैसा हमारा मुल्क से बाहर चला जाता है, डॉलर्स बाहर चले जाते हैं चोरी के, हमने वो रोकना है। आखिर में इस दौरान जो मुश्किल वक्त है, आज कमजोर तबका हमारा पिस गया, तनख्वाहदार हमारा पिस गया महंगाई की वजह से। तो हमने जो चीजें शुरू की थी उसका मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमने हेल्थ कार्ड, जो हेल्थ इंश्योरेंस थी, कि हर लोगों के लिए 10 लाख रुपए के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, हर खानदान के लिए किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करवा सके, वो सबसे ज्यादा जो बंद किया गया कई जगहों के ऊपर, वो फिर से हम शुरू करेंगे। क्योंकि ये आजकल के दिनों में, महंगाई के दिनों में, एक बीमारी हो जाती है घर में
सारा घर मकरूज हो जाता है। तो जो हेल्थ कार्ड है वो हमारा पूरा इनिशिएटिव है और इंशाल्लाह वो नंबर 1 होगा कि हमने अब लोगों को कैसे तहफ़्फ़ुज़ देना है, सोशल प्रोटेक्शन कैसे करनी है। दूसरा, हमने सानिया निश्चित ने एक जबरदस्त प्रोग्राम निकाला है और वो है हमने अब राशन देना है लोगों को। वो कैसे करना है? हमने अब पूरा डेटाबेस बनाया है। हमने देखा कि कौन कौन से खानदान उनकी इनकम कितनी है जो मुश्किल में है, तो इसको कहते हैं टारगेटेड सब्सिडी। पूरा प्लान ये है कि उनको डायरेक्ट हम पैसा देंगे ताकि जो गरीब लोग हैं उनको, जो कमजोर हैं, जो मुस्तक हैं, उनको डायरेक्ट पैसा मिले। आजकल के मुश्किल दिनों में उनको खाने पीने की इतनी चीजें महंगी हैं, तो एक ये पूरा प्रोग्राम हमारा बना हुआ है। फिर हमने नौजवानों को लोन्स देने हैं, सूद के बगैर कर्जे, ताकि वो अपनी बिजनेस शुरू कर दे। हमने कामयाब जवान में काफी किया था, लेकिन इंशाल्लाह उसको अब और आगे लेके जाएंगे। फिर घर बनाने के लिए तनख्वाहदार तबकों के लिए हमने पहली दफा पाकिस्तान में घर बनाने के लिए हाउस फाइनेंसिंग शुरू की थी। सस्ते सूद के ऊपर कर्जे, यानी अगर, क्योंकि कैश तो लोगों के पास होता नहीं है, लेकिन जितने पैसे लोग किराए पे दे रहे हैं वही किस्त बन जाए और उसी में घर उनका हो जाए। तो ये हमने पूरा स्कीम शुरू की थी, फिर से करेंगे, क्योंकि तनख्वाहदार लोगों के लिए अपना घर बनाना नामुमकिन है। वो फिर से शुरू करेंगे। कच्ची आबादी, इतनी ज्यादा कच्ची आबादियां हो गई हैं। हमने आखिर में ये प्रोग्राम बनाया था क्योंकि टाइम लगा डेवलप करने में। अब सारी कच्ची आबादियों के अंदर, ये मलेशिया में भी हुआ है, ये तुर्की में भी हुआ है, हम क्या करेंगे कि उनके लिए मॉडर्न फैसिलिटीज उधर ही खड़ी करेंगे और डेवलपर को कहेंगे कि वहां एक बिल्डिंग बना ले और वो ही उनके लिए बिल्डिंग बनाए जिधर उनको फैसिलिटीज मिल जाए, पानी मिले, सही माने में वो रह सके, बजाय गंद के अंदर कच्ची आबादी में लोग रहते हैं, और घर भी अपना हो जाए। ये मेरा बड़ा देर से प्रोग्राम था, इस्लामाबाद में हम शुरू करने लगे थे, लेकिन देर हो गई। बाजवा साहब को इमरान खान बड़ा खतरनाक लग रहा था, इसलिए उसने काम कर दिया। हमने कैसे लोगों को रोजगार देना है? अगर ये फैसला आपके पास वो रेडी वालों के लिए जो हमने किया था, वो जरा दिखा दें लोगों को। हमने फैसला किया कि देखें, हम रोजगार तो दे नहीं सकते लोगों को, तो हमने लोगों के लिए रेडियां बनाई। इस्लामाबाद में एक्सपेरिमेंट शुरू किया कि उनको बजाय लोग तंग करें, कोई उनको कॉर्पोरेशन वाले लोग उठा दें, कोई पैसे ले ले, जो छाबड़ियां लगाते हैं, तो हमने उनके लिए जबरदस्त रेडियां बनाई, उनको एक जगह दी ताकि वो अपनी रोजी कमा सके। हमारी गवर्नमेंट गई, जैसे हमारी गवर्नमेंट गई, उनको हमने अच्छी बड़ी रेडियां बना के दी, वो बेचारे अपने रोजी कमाना शुरू हुए। ये इंपोर्टेड हुकूमत ने वो सारी रेडियां आपके सामने खत्म की। देखिए, न्यूयॉर्क आप जाएं, पता नहीं कितने आप में से लोग गए हैं, वहां हर जगह पे उन्होंने अपनी अपनी स्टॉल्स लगाए होते हैं सड़कों के ऊपर और रोजगार कमा रहे होते हैं, उनको इजाजत होती है। हम क्यों नहीं करते? वो बेचारे पॉश एरियाज के अंदर, इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में नहीं जी, वो खास कोई लोगों का इलाका है जिधर बेचारा आम आदमी रोजी नहीं कमा सकता। तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह अब हमने प्लान बनाया हुआ कि सारे पाकिस्तान में आम लोगों को मौका दें, अपनी जगह बनाएं ताकि रोजी कमा सके, बच्चे पाल सके। और जो हमारे घर के मुलाजिम हैं, मेरे पाकिस्तानियों, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गुलामी खत्म करने का शुरू किया तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि जो आपके घर में गुलाम है उनको इस तरह रखो कि जैसे वो आपके घर में आपकी फैमिली है, उनको वही खाना खिलाओ, उनको अच्छी तरह रखो। ये उन्होंने पहला कदम उठाया था कि उनको इंसान समझो, उनके भी हुकूक हैं। मैं जब बरतानिया गया तो उधर मैंने पहली दफा देखा कि जब किसी के भी घर में कोई काम करने आता है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है, कितनी देर काम करेगा, छुट्टी कब मिलेगी, तनख्वाह कितनी होगी, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हम अपने मुल्क में
अपने मुलाजमों को ठीक नहीं रखते और ये हमारे दीन के खिलाफ है। हमें बिल्कुल उस तरफ जाना चाहिए कि उनको हम कॉन्ट्रैक्ट्स दें, बताएं कि जितना पैसा मैं आपको दे सकता हूं उसके मुताबिक करें, उनको छुट्टी दें, उनके ऊपर पूरी कोशिश करें कि वो आपके जिस तरह फैमिली मेंबर है। ये हमारे दीन का हिस्सा है और मेरी पूरी कोशिश है कि हमारे जो मुलाजिम हैं घर में काम करते हुए उनको आहिस्ता आहिस्ता हम राइट्स दें, उनका ध्यान रखें। वो भी इंसान है और वो क्योंकि कमजोर हैं उनको बुरी तरह हम रखते हैं। और जिन मुल्कों को हम काफिर कहते हैं या हमारे दीन के नहीं हैं, आप हैरान होंगे कि कितनी इंसानियत है उनमें अपने मुलाजमों के लिए। आखिर में जी मेरे पाकिस्तानियों, आज आपका खास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इतनी रुकावटों के बावजूद मैं आज फिर से अपने मुल्क में जो इस वक्त ताकत में है उन सबको पैगाम देना चाहता हूं कि देखें, जिस तरफ हमारा मुल्क जा रहा है, मैं फिर से कहता हूं, मुझे खौफ है कि ये उधर पहुंच जाएगा जिधर कोई भी इसको रोक नहीं सकेगा। इंडस्ट्री बंद हो रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, जो बाहर से पाकिस्तानी रेमिटेंसेस भेजते हैं वो कम हो रही हैं। अब इंडस्ट्री बंद होगी तो टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगी। तो क्या इनका सिर्फ इस वक्त तो एक ही है कि कहीं से कर्जा मिल जाए। कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, आमदनी सुकड़ती जा रही है। एक घर जब उसमें मुश्किल वक्त आता है, उसके ऊपर कर्जा चढ़ जाता है, तो वो क्या करता है? वो अपने खर्चे कम करता है, अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करता है। हमारी तो आमदनी सुकड़ती जा रही है। तो मैं आज सबको कहना चाहता हूं कि अगर आप मुझे यह बता दें कि इस दलदल से निकलने के लिए हमारे पास स्वाय साफ और शफाफ इलेक्शन की कोई और प्लान है तो मुझे बता दें। और कोई आपके पास प्रोग्राम नहीं है। इस वक्त सिर्फ प्रोग्राम बना हुआ है कि इमरान खान को बाहर कैसे करना है। फिर से मैं कहता हूं, कोई तो आपके पास प्रोग्राम होगा। एक तेजी से तबाही की तरफ मुल्क जा रहा है। कहीं बाहर के तबसरे पढ़ लें, हिंदुस्तान का टीवी देख लें, वो क्या कहते हैं पाकिस्तान के मुताबिक तंज कर रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ यहां सारे जो साहिब इख्तिदार हैं, बस एक ही ज़हन में है कि जी इमरान खान को बाहर कैसे रखना है। तो मैं फिर से आज अब सबको अपील करता हूं कि हमारे पास वक्त कम है। मुझे कहते हैं जी इलेक्शन डिले कर दें अक्टूबर तक। मुझे एक चीज बता दें कि अक्टूबर में इलेक्शन करवाने से मुल्क को क्या फायदा होगा। मुझे यह कन्विंस कर दें कि अगर इलेक्शन डिले होता है तो मुल्क तब तक संभल जाएगा। मुल्क तो नीचे जा रहा है, हल कोई है नहीं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि डरे हुए हारने से इलेक्शन नहीं करवाना। तो मैं अपनी सारी कौम को भी आज कहना चाहता हूं कि पाकिस्तानियों, आपने याद रखना है कि आपने किसी सूरत जालिम के सामने सर नहीं झुकाना। आपने अपनी आजादी के लिए ये जो खौफ का बुत है इसको तोड़ना है। ये जो पकड़ धकड़ तशद्दुद करना, रेंजर्स ले आए कि जी पुलिस नहीं तो रेंजर्स आ जाएं, क्या इससे मुल्क ठीक हो जाएगा? क्या इससे लोग डर जाएंगे? लोगों ने नहीं अब डरना। ये जितना आप ये जुल्म करेंगे, लोगों की नफरतें बढ़ेंगी। जो निकलता है, जिसको आप तशद्दुद करके जब वो निकलता है, उसके अंदर नफरत भरी होती है। मुझे तो पहली दफा पता चला
कि जब मुझे एक बलूचिस्तान में मिनिस्टर ने कहा, उसने कहा इमरान खान खुदा के वास्ते अपने लोगों को बताओ कि ये जो हमारे लोगों को पकड़ के तशद्दुद टॉर्चर करते हैं, वो जब वापस जाता है सारा का सारा गांव खिलाफ हो जाता है। वो कहता है जब वो उसकी जिस तरह उस बेचारे को जिले शाह को कत्ल किया, अगर कत्ल करते हैं जब उसकी जो डेड बॉडी मिलती है फिर सब के खिलाफ हो जाते हैं। ये तो कहता है सारी कौम को ही खिलाफ कर रहे हो। कभी यह भी तरीका है कि इंसानों को भेड़ बकरियों की तरह डंडे मार के लाइन में करो? इंसान ऐसे नहीं होते। इंसान को समझाना पड़ता है, दिल और दिमाग की जंग होती है। ये डंडे से कोई आज तक नहीं ठीक हुआ। और ये जो खौफ फैलाया हुआ है कि जी हम ये कर देंगे, हम आपको ये मार देंगे, हमने ये कर दिया, फिर से हमला होने लगा है। देखें, आखिर में मैं आपको ये बात बता दूं, आज है 25 हो चुकी है। 25 मार्च को पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था। मेरी जितनी सारी टीम थी, मेरी सारी टीम, और वो अभी सारे लोग क्रिकेट के ऊपर बातचीत करते हैं, कभी उनसे पूछें, सारी टीम दिल हार चुकी थी। सबका क्या था, हम इतना बुरा हमारा हालात थे, सबने कहा कि हम नहीं जीत सकते। अभी भी किसी टीम वालों से पूछ लें, एक आदमी था जो कहता था अभी हम जीतेंगे, और वो आपके सामने खड़ा है। आखिरी गेंद तक लड़ने वाला कप्तान था मैं, और अभी भी आखिरी गेंद तक लड़ूंगा अपने मुल्क के लिए। मुझे किसी का खौफ है। अल्लाह कुरान में कहता है जो लोग ईमान ले आए अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है, खौफ से आजाद हूं। मैं सिर्फ अपनी कौम को तैयार कर रहा हूं कि जो अब आगे हमारे सामने चैलेंज है, वो जिस तरह अभी तक पाकिस्तान चल रहा था इस तरह हम चैलेंज नहीं जीत सकते। अब जो हम चैलेंज जीतेंगे, जब पाकिस्तान एक कौम बन जाएगी, हम एक कौम बन के इस मुल्क को निकाल लेंगे इस दलदल से। जर्मनी और जापान तबाह हो गए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, दूसरी जंग अजीम में तबाह थे दोनों मुल्क, क्योंकि वो कौम थी। दोनों 10-10 साल में खड़े होकर अजीम पावर्स बन गए। ये जो चैलेंज है, ये हम सिर्फ एक कौम बन के जीत सकते हैं, और कौम बनेगी जिसकी बुनियाद रखी जाएगी इंसाफ के ऊपर, कानून की हुक्मरानी के ऊपर। और इसलिए आखिर में हम अपनी अदलिया को आज पैगाम देना चाहते हैं कि कौम आपके साथ खड़ी है, और आपने आइन की हिफाजत करनी है, और इंशाअल्लाह इस मुल्क को एक अजीम कौम बनाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।